नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। कारण क्या है हमारे पास, दरअसल अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जनहित याचिका, और जनहित याचिका लगाते हुए बोला गया है कि वर्ष 1976 में हमारी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और संशोधन करते हुए संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये 3 शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो जिन्होंने यह पिटीशन लगाई उन्होंने कहा है कि देखिए, हमारी जो प्रस्तावना है वह अपने मामले में इसलिए विशेष है क्योंकि उसमें एक तिथि लिखी हुई है और वह तिथि है 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान तैयार हो गया था। अब इस स्थिति में आपने 1976 में संशोधन तो किया, लेकिन वह तिथि एज इट इज रही। तो इन्होंने पिटीशन लगाते हुए यह मांग की है कि देखिए, यह जो पूरा संशोधन था यह ठीक नहीं था, इसने सभी मामलों पे खरा नहीं उतरा और जो भी प्रक्रिया ठीक तरह से पालन होनी चाहिए थी उसका पालन नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत सारे तर्क दिए और तर्क देते हुए उन्होंने यह मांग की है कि अब संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को हटा दिया जाए। ऐसा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अब कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए हामी भी भर दी है, कार्रवाई शुरू भी हो गई है और कुछ मामलों को अभी सुना जाना जा चुका है। देखने वाली बात यह है कि अगली सुनवाई में अभी समय है, लेकिन यह मामला अपने आप में बेहद दिलचस्प है क्योंकि अब हम लोग को यहाँ पर एक खास प्रश्न यह देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार की यह जनहित याचिका लगाई गई है उस हिसाब में अगर हम आगे चीज़ों को समझे तो क्या सच में संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द अब हट जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट इनकी बातों को और इनके तर्कों को अस्वीकार कर देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई भी डिसीजन यूं ही नहीं ले लेता। अभी पूरे मामले की जांच होगी, हर एक तथ्य को समझा जाएगा, जितने एक्सपर्ट्स होंगे उनकी बातों को सुना जाना जाएगा, तब जाकर के अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि क्या वास्तव में होना चाहिए। पर यह विषय बहुत रोचक है अपने आप में और संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा खास विषय है पॉलिटी का जो बहुत अधिक चर्चाओं में रहता है। समझेंगे पूरे के पूरे मामले को, इन्होंने क्या पिटीशन लगाई है, क्या कहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो सबसे पहले एक प्रश्न जो आप लोग देख सकते हैं, जो आपसे प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस प्रकार का रहेगा, तो आंसर कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अपने मेंस के नोट्स बहुत ज़रूर से बना लीजिएगा। रीज़न क्या है कि भाई पूरी संभावना है कि आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि चर्चाओं में मामला जब आता है तो अधिक संभावना हो जाती है कि चर्चा परीक्षा में भी हो। तो चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं मामला। देखिए, उच्चतम न्यायालय के अंदर जो पिटीशन लगाई गई है यह लगाई है सुब्रमण्यम स्वामी। यह पहले राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो इन्होंने लगाते हुए अपनी बातें प्रस्तुत की। इनकी सुनवाई कर रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता। इन्होंने पूरे मामले की सुनवाई की, इन्होंने इनकी पिटीशन सुनी, इन्होंने तर्क दिए अपने, इन्होंने बताई अलग अलग बातें। तो इनके जो तर्क थे हम लोग अगर वो देखें तो पता लगता है कि इन्होंने कहा कि जिस समय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, कब किया गया था? 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया था इन्होंने ये। तो इनका जो पहला तर्क है वह यह है कि मान लीजिए अगर हम संविधान की प्रस्तावना को समझें तो संविधान की प्रस्तावना में एक तिथि का उल्लेख है, लेकिन आपने जिस समय संशोधन किया था तो तिथि का छेड़छाड़ नहीं की। तो देखने वाली बात यह है कि अगर हम संशोधन कर सकते हैं तो क्या तिथि में छेड़छाड़ किए बिना संशोधन कर सकते हैं? क्योंकि प्रस्तावना में तो अंत में हम लोग देखते हैं कि यही लिखा हुआ है ना, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आपने संशोधन 1976 में किया है बिना किसी तिथि में छेड़छाड़ के। तो अब यह जो पूरी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को अगर हम माने तो यह तो 1976 से ही है व्यवस्था में। इससे पहले की जो प्रस्तावना थी आपने उसको बदल दिया। तो अब तिथि में बदलाव होना चाहिए, या फिर अगर तिथि में बदलाव नहीं हो सकता, संविधान की प्रस्तावना इसी रूप में रहेगी, तो हम हिसाब से यह कह सकते हैं कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को यहाँ से हट जाना चाहिए और फिर एक बार जो प्रस्तावना की शुरुआत है वह होनी चाहिए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य यह रहना चाहिए। इसमें यह बात इन्होंने यहाँ प्रस्तुत कर दी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया कि पहला कारण तो हमारे पास यही है। दूसरा कारण हमारे पास यह है कि जिस समय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था वह सही समय नहीं था। सही समय क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे देश में 1975 से 77 तक तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। अब जब राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी तो आपातकाल के दौरान इतने बड़े निर्णय लिए जाने की आवश्यकता थी। जब देश संकट में है, आपने कहा था कि भाई आंतरिक स्थिति जो है वह गड़बड़ कर रही है हमारी, आपने इस आधार पे लगा दिया आपातकाल। अब जब आपातकाल लगा ही दिया आपने तो उस स्थिति में समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब आपातकाल है तो इतने अहम फैसले लिए जाने की आवश्यकता थी जो आपने इस प्रकार की बड़ी छेड़छाड़ की। तो आपातकाल के दौरान निर्णय लिए गए हैं जो कि ठीक नहीं मान सकते। सामान्य स्थिति होती तो एक प्रकार से स्वीकार चीज़ों को कर लिया जाता है, क्योंकि उस समय तमाम जो हितधारक हैं, जितने जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी को चीज़ें पता होती है और उनके अकॉर्डिंग सब चीज़ चल रही होती।
इसके अलावा अगर हम एक खास चीज को नोटिस करें तो पता लगता है कि इस तरह का जो सम्मेलन है, यानी कि ऐसा कोई भी संशोधन है, वह अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति के पास नहीं है। यानी कि संसद को अनुमति नहीं है कि वह अपने संशोधन की शक्ति जो अनुच्छेद 368 में मेंशन है उसका उपयोग करे और इस प्रकार से प्रस्तावना को बदल दे। यदि प्रस्तावना को बदला ही जाना था और चीज़ों को इस प्रकार से किया जाना था और यह रूप देना था, तो यह काम तो हमारी संविधान सभा के जो विशेषज्ञ थे वह सब लोग भी कर सकते थे, लेकिन उनमें से किसी के द्वारा यह काम नहीं किया गया। और शुरुआत से ही हमने यह बात तो मानी है कि भारत का जो नेचर है वह पंथनिरपेक्ष है। हम धर्मनिरपेक्ष भी यूज करते हैं इसकी जगह पे, मतलब ओवरऑल कहें तो सेक्युलर हम लोग मानते हैं कि भारत शुरू से रहा है, सोशलिस्ट भी रहा है। जब सब चीज़ें हैं, जो हमारे एक्सपर्ट थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने संविधान तैयार किया, जब उन्होंने ही इन दोनों शब्दों को अनुमति नहीं दी तो बाद में ही क्या आवश्यकता थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा इन्होंने प्रस्तुत किया कि अगर हम प्रस्तावना के नेचर को समझें तो प्रस्तावना का नेचर अलग है अपने आप में, इसको ना बदला जा सकता है, ना ही संशोधित किया जा सकता है और ना ही निरस्त किया जा सकता है। यह पूरी तरह से यथावत ही रहेगी, इसमें की गई छेड़छाड़ कभी भी स्वीकृत नहीं हो सकती। तो यह सारी बातें उन्होंने प्रस्तुत की। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर यह भी प्रस्तुत किया कि जो हमारी प्रस्तावना है यह केवल और केवल संविधान की विशेषताओं को प्रस्तुत नहीं करता, संविधान के मूल्यों को ही नहीं दिखाता, उसके उद्देश्यों को ही स्पष्ट नहीं करता। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में देश की एकीकृत समेकित समुदाय बनाने की मूलभूत शर्तों का उल्लेख भी किया गया है। तो इस स्थिति में चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। यह इन्होंने अपना पूरा का पूरा तर्क दिया और तर्क देते हुए इन्होंने सारी की सारी बातें प्रस्तुत कर दी। ठीक है, तो यह थे इनके सारे के सारे विचार। अब जो इनके विचार थे, इन सबको जाना गया, सुना गया, समझा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने के बाद में जो वहाँ पे हमारे जज महोदय थे उन्होंने एक अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए एक सवाल प्रस्तुत कर दिया। उनका सवाल यह है कि देखो, ऐसा तो नहीं माना जा सकता कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो नहीं सकता। जो याचिका है देखो वो तो यही कहती है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो ही नहीं सकता है। यही बात अभी आपको मैंने बताई है। अब ऐसी स्थिति में संशोधन नहीं हो सकता, यह निरस्त नहीं हो सकती, तो उस सब के बावजूद अगर हम ये सोचें कि प्रस्तावना में संशोधन करना है तो यह संशोधन तिथि में संशोधन के साथ होगा या तिथि में संशोधन के बिना हम संशोधन कर सकते हैं। दरअसल हमारे आज के जितने भी एक्सपर्ट हैं, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें या फिर हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनकी हम लोग बात करें, एक देखने वाली बात यह है कि आप वो अप्रोच नहीं पकड़ पाते हैं जो अप्रोच हमारे संविधान सभा के विशेषज्ञों की थी। उस समय जितने लोग संविधान सभा में बैठा करते थे, जिन्होंने प्रारूप तैयार किया, आप उनकी आइडियोलॉजी को भी नहीं पकड़ पा रहे कि उन्होंने कौन सा काम किया, किस वजह से था, क्यों ही सब प्रस्तावना को यह रूप दिया, क्यों कोई और रूप नहीं दिया, क्यों उन्होंने समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द उस समय नहीं ऐड किए। ये बाद में एक बड़ा प्रश्न हमेशा ही बना रहा। इसको लेकर के विवाद भी बहुत हुआ, क्योंकि हम शुरुआत से कहे थे कि है तो हम सेक्युलर, पर फिर भी शब्द नहीं थे हमारे पास में, प्रस्तावना में हमने चीज़ों को मेंशन नहीं किया था। मौलिक अधिकारों के रूप में तो था, वहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। तो सारी बातचीत सुनी न्यायाधीश महोदय ने और उन्होंने सुनने के बाद में यही प्रश्न प्रस्तुत किया कि वास्तव में यह प्रश्न विचारणीय है कि हम ये तो मान सकते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन तो होगा, लेकिन क्या यह तिथि में संशोधन के साथ होगा या तिथि में संशोधन के बिना, यह हमें देखना होगा। क्योंकि आप बात कह रहे हैं, अगर हम अभी भी प्रस्तावना को पढ़ें, आज तक हम लोग भी तो पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, हम लोग के मन में कभी ख्याल आया या नहीं आया? हम लोग हमेशा से प्रस्तावना पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हुआ। हम इसको अभी तक ऐसा ही पढ़ते हुए आ रहे हैं और हम यहाँ पर तिथि भी यही पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि यह संशोधित हो गई है। इसके अलावा अगर एक पॉइंट हम यहाँ पर और क्लिक करें तो प्रस्तावना संविधान के बारे में बताती तो है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब हम अंतिम यहाँ पर पंक्तियों पर आते हैं तो हमें एक बात और पता चलती है कि यह जो बात कही गई है, दरअसल ये बात प्रस्तावना के लिए नहीं कही गई है। किसके लिए कही गई है? क्या लिखा है? संविधान। यह लाइन संविधान के लिए लिखी गई है। अभी जितने भी एक्सपर्ट बैठने वाले हैं ना, अगली डेट जो है वह अप्रैल की दी गई है, सुनवाई अप्रैल में होगी, लेकिन इस दौरान जितने भी एक्सपर्ट बैठेंगे, चर्चा करेंगे, हर एक बिंदु नोटिस करेंगे और वहां पर उनके नोटिस में यह पॉइंट भी आएगा कि आखिरी लाइन एक्चुअल में जो है ना, यह है तो संविधान के लिए। एक और फैक्ट बताता हूं, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ भारत के संविधान की ही प्रस्तावना एक ऐसी प्रस्तावना है जिसमें
लिखी हुई है तिथि, इसके अलावा पूरी दुनिया में किसी प्रस्तावना के अंदर तिथि ही नहीं लिखी हुई है। और इसी वजह से यह एक विशेष प्रश्न बन गया है, क्योंकि हम कहीं और से सीख लेते, देख लेते, जान लेते, समझ लेते, लेकिन अब हमारे पास आधार नहीं है। अब हमें जो करना है वह खुद करना है, अपने मूल्यों के आधार पर, अपने तर्कों के आधार पर, अपने अलग अलग तर्क वितर्क के आधार पर। चीज़ें क्लियर हैं सभी लोग को। अब इस दौरान क्या हो गई, चीज़ें जो बदल गई वह इस प्रकार बदल गई हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से पहले हम पढ़ते थे सिर्फ संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, लेकिन बाद में चीजें बदली। समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया, अखंडता को नीचे वाले हिस्से में जोड़ा गया था, समाजवादी पंथनिरपेक्ष को ऊपर वाले हिस्से में जोड़ा गया, और ये सब कुछ हो गया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चीजें बदल गई इस रूप में। तो क्या होगा आने वाले समय में, हम हर एक चीज को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लेकिन संविधान की प्रस्तावना को लेकर विवाद अमूमन उठते ही रहते हैं। जो तर्क आपने सुने, उन तर्कों पे आपका क्या पॉइंट है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। हाँ, जज साहब ने जो कहा था उस पर आपका क्या पॉइंट है वह आप बता सकते हैं। क्या रखना चाहिए संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द को, सेक्युलर शब्द को, या फिर हटा दिया जाना चाहिए? आप लोग अपने विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा एक समझने वाली खास स्थिति आप सभी लोगों के लिए यह है कि संविधान की जो प्रस्तावना थी यह बनाई गई थी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। इसका सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि पहले हम यह समझ जाएं कि हमें संविधान बनाना किस लिए है। यदि हम इतना जान गए कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान किन आधारों के लिए तैयार किया जा रहा है, संविधान के आधार पर हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं, इन्होंने वह सभी मूल्य उद्देश्य प्रस्ताव में लिखे। उद्देश्य प्रस्ताव था तो बड़ा, लेकिन इसको फिर महत्वपूर्ण रूप से बहुत ही अधिक कंप्रेस कर दिया गया, इसकी महत्वपूर्ण चीजों को एक अलग रूप दिया गया, तब जाकर के यह प्रियम्बल हम लोग के सामने आई। 42वां संविधान संशोधन हुआ है, एकमात्र ही हुआ, इसके अलावा नहीं किया गया है। क्या हुआ है आपको मैं पहले बता चुका हूं। इसके अलावा एक बार खास तौर पर यह प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षाओं के अंदर कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है या नहीं है। इसको लेकर कई बार प्रश्न पूछा गया। तो आपको याद रखना है कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात मानी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। यह बात केशवानंद भारती मामले में फाइनल हो गई थी, लेकिन जो अभी याचिका लगी है उसमें साफ साफ कहा गया है कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। तो यह सही बातें क्लियर है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यहां पर भी क्लियर की हुई है कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन जो हमारे संवैधानिक मूल्य है, संविधान की जो मूल संरचना है, उसमें छेड़छाड़ किए बिना ही आप यह सब काम कर सकते हैं, अन्यथा ये काम आप नहीं कर सकते हैं। यह भी कोर्ट की तरफ से क्लियर ही कर दिया गया है। ठीक है, तो यह पूरी की पूरी स्थिति अभी आप लोग के सामने है। यह अभी केस चल रहा है, तो इसको लेकर के अपने नोट जरूर बना लीजिएगा। जब सुनवाई होगी, आगे के जो मामले सामने आएंगे, उसको लेकर के हम बढ़िया चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। इसके अलावा एक खास बात मैं आप लोग को यह भी बता देना चाहता हूँ कि आप लोग प्रस्तावना को जरूर याद करके रखें। मैंने बहुत सारे दिग्गज देखे हैं अपनी यूपीएससी और पीसीएस की फील्ड के अंदर, जो लोग तैयारी तो कर रहे होते हैं पर वो संविधान की प्रस्तावना याद नहीं होती। और कई बार चर्चा करते हुए जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं बोर्ड के सामने, तो बोर्ड पूछ लेता है कि अच्छा आपको पॉलिटी पसंद है पढ़ना, एक बार संविधान की प्रस्तावना बता दीजिए। बहुत लोग नहीं बता पाते, बड़ी दिक्कत होती है उनके सामने। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों भाषाओं में, किसी एक भाषा में जिसमें भी आप सहज हैं उसे इस अनुरूप समझ लीजिए, जान लीजिए। और कई बार लिखने का मौका भी मिल सकता है, आपको अवसर मिलेगा प्रस्तावना पर चर्चा करने की। अगर आप लिख भी देंगे तो आपके अंक और अधिक बढ़ जाएंगे। ये काम आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, अपने विचार इस पूरे मामले पर जरूर बता के जाइएगा। और साथ साथ जो प्रश्न मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था कुछ इस प्रकार का था, आप चीज़ों को समझ गए हैं तो उसका आंसर बहुत अच्छे से आप कमेंट कर सकते हैं, ये मुझे उम्मीद है। अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, जैसे कि आपको बता रहा हूँ बेहद खास हो गया है यह विषय। तो हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को बाकी साथियों तक जरूर शेयर करें, उनको भी जानने समझने का मौका दें। वीडियो को लाइक के बिना ना जाएं। हाँ, आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो आंसर कमेंट किया है वह भी सही ही रहा होगा। तो अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।